Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. साथियों सभी को नमस्कार। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको देना चाहूँगा कि शाम को 6 बजे मैं लाइव आऊँगा। आज शाम को ही 6 बजे, तो आप ज़रूर सभी लाइव आए। जो साइकोलॉजी का कोर्स आपके पूरा हुआ है उसके संबंध में आपसे कुछ बातें करनी है, और फिर उसके बाद में आगे चैनल की क्या प्लानिंग रहेगी, चैनल पर आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, इन सभी चीज़ों के ऊपर शाम को डिस्कस किया जाएगा। तो शाम को 6 बजे ज़रूर सभी दोस्तों के साथ आप अवश्य प्रेजेंट हो। ठीक है, देखते हैं कि कितने लोग आते हैं, कितने लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी है। तो शाम को 6 बजे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हिंदी शिक्षण का टेस्ट नंबर 19 आपके लिए लेकर आया हूं। तो संपूर्ण सिलेबस से इसमें मैंने प्रश्न लिए गए हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो आपके सामने ये प्रश्न रहेंगे, ग्रामर भी रहेगी, शिक्षण विधियाँ भी रहेगी। तो बिल्कुल आप अच्छी तरह से इस टेस्ट को सोल्व करें। देखते हैं कि आपके कितने प्रश्न यहाँ सही होते हैं। मित्रों, प्रश्न नंबर 1 आता है, एक नागिन अरु पंख लगाई, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? नागिन के पंख लग जाना, एक दोष के साथ दूसरे दोष का जुड़ जाना, अत्यधिक जहर चढ़ना और कोई नहीं। तो मित्रों, इसका जो सही आंसर आता है वो रहेगा एक दोष के साथ दूसरे दोष का जुड़ जाना। कि एक तो पहले ही नागिन से थी, उसके पंख और लग गए, अब वो उड़ने भी लग जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति में पहले से ही एक दोष था और उसके साथ एक और दोष जुड़ गया, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो मित्रों, इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। दूसरा प्रश्न आता है मित्रों, बुद्धिमान होने का गर्व, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? लोकोक्ति का अर्थ है अक्ल का दुश्मन, अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल के घोड़े दौड़ाना और अक्ल का पुतला। तो मित्रों, यहाँ पर बुद्धिमान होने का गर्व, आपको इसका संबंध बताना है यहाँ दिए गए विकल्पों में से कि किसका अर्थ बुद्धिमान होने का गर्व से लिया जाता है। तो मित्रों, इसका जो सही आंसर आता है वो आता है अक्ल का पुतला। अक्ल का पुतला, अपन कहते हैं ना कि एकदम अक्ल का पुतला है वो, तो कि उसके बराबर दिमाग और किसी में नहीं है। तो यही होता है बुद्धिमान होने का गर्व। मित्रों, यहाँ चौथा विकल्प बिल्कुल राइट रहेगा। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, क्रीड़ा क्षेत्र का सही समास विग्रह क्या होगा? क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, क्रीड़ा का क्षेत्र, क्रीड़ा और क्षेत्र, और क्रीड़ा और क्षेत्र का समूह। तो क्रीड़ा क्षेत्र का समास विग्रह बताइए, कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है? मित्रों, इसका सही आंसर आता है क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। ठीक है, ये क्रीड़ा क्षेत्र का सही समास विग्रह होगा। इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास है, तो यहाँ पहला विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। प्रश्न को समझिए, निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? अभी प्लस सेक, विकल्प है अभी प्लस सेक, राम प्लस अयन, वी प्लस सम और नी प्लस चय। तो इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही नहीं है? अब आप यूँ कहोगे कि ये तो अधूरा प्रश्न है, लेकिन ऐसे ही अधूरे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं और वहाँ पर समझ नहीं आता कि यार ये पूछ क्या रहा है। तो मित्रों, यहाँ पर राइट आंसर आता है नी प्लस चय। देखिए, नी प्लस चय नहीं होता है, नी है प्लस चय होता है वो। तो इसमें विसर्ग संधि का उदाहरण है ये, इसलिए मित्रों इसका चौथा विकल्प सही है। बाकी जो 3 विकल्प है, राम प्लस अयन रामायण, अभी प्लस सेक अभिषेक, और वी प्लस सम विषम हो जाता है। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। 5वां प्रश्न है, नीचे हीन और अभाव को दर्शाने वाला उपसर्ग है उप, अव, प्रति और अभी। तो ऐसा कौन सा उपसर्ग है जो नीचे हीन या अभाव जैसा अर्थ निकालता है? तो मित्रों, यहाँ पे जो राइट आंसर आता है वो रहेगा अव। ये जो अव उपसर्ग है उसका अर्थ ये होता है नीचे भी होता है, हीन भी होता है और अभाव भी होता है। तो मित्रों, यहाँ दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। जहाँ गंगा जमुना बहती है वह देश उपजाऊ है, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या निषेधात्मक वाक्य है? तो वाक्य को समझिए फिर आंसर दीजिए। जहाँ गंगा जमुना बहती है वह देश उपजाऊ है। तो मित्रों, राइट आंसर है इसका ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है ये? मिश्र वाक्य का उदाहरण है। क्योंकि देखिए, जहाँ गंगा जमुना बहती है वह देश उपजाऊ है, मतलब ये जो प्रथम वाक्य है इस पर दूसरा जो वाक्य है वो आश्रित है।
और इसलिए ये कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य का ये उदाहरण है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, कोस कोस पर बदले पानी 4 कोस पर क्या बदलता है, किस भाषिक इकाई को स्पष्ट करता है, ध्वनि, भाषा, लिपि और बोली। समझिए फिर आंसर दीजिए। कोस कोस पर बदले पानी 4 कोस पर ध्वनि बदलती है, भाषा बदलती है, लिपि बदलती है या बोली बदलती है। तो मित्रों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा बोली। ठीक है, 4 कोस पर क्या बदलती है, बोली बदलती है। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। 8वां प्रश्न है, उसने लड़ाई की है, वाक्य में काल का कौन सा भेद है, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और सामान्य वर्तमान काल। तो उसने लड़ाई की है मतलब कर चुका वो लड़ाई, तो भूतकाल में चला जाएगा। और कब की कि भाई की है तो अभी की बात है, इसलिए ये आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। मित्रों इसमें दूसरा ही विकल्प सही रहेगा, आसन्न भूतकाल। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द क्या है, गोधूली, शाम, रात और छाया। तो संध्या और रात्रि के बीच का जो समय होता है उसको कहा जाता है गोधूली। ठीक है, क्या कहा जाता है उसको, गोधूली कहा जाता है। तो होता है यहाँ पर इसका जो प्रथम विकल्प है वो बिल्कुल सही रहेगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। मित्रों 10वां प्रश्न है, यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित वाक्य क्या है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य और क्रिया उपवाक्य। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा विशेषण उपवाक्य। क्यों, क्योंकि यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है लड़के की कि वो जो लड़का है उसने क्या की थी, चोरी की थी। तो यहाँ पर उसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए इसका राइट आंसर विशेषण उपवाक्य रहेगा। साथियों प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। 11वां प्रश्न है, धृति और साहस दोनों का उत्साह के बीच संचरण होता है। यह वाक्य है विधान सूचक, आज्ञार्थक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। तो मित्रों इसका सही आंसर बताइए आप कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। साथियों इसका राइट आंसर रहेगा विधान सूचक। ठीक है, जो विधान सूचक वाक्य होता है उनको सकारात्मक वाक्य भी आप कह सकते हो। ठीक है, सकारात्मक वाक्य के नाम से भी इनको जाना जाता है, या इसको साधारण वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे मित्रों। 12वां प्रश्न है, निम्न में से कृतवाच्य प्रधान वाक्य कौन सा है। विकल्प है राजू फुटबॉल खेलता है, मुझसे लिखा नहीं जाता, अर्पित द्वारा खाना खाया गया और रेणु से चला नहीं जाता। तो साथियों कृतवाच्य प्रधान वाक्य की यदि बात करें तो इसका मतलब यह होता है जिसमें कर्ता की प्रधानता हो उसको ही कृतवाच्य प्रधान वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर कर्ता की प्रधानता जो प्रथम विकल्प है इसमें है, राजू फुटबॉल खेलता है। ठीक है, कर्ता की प्रधानता इस वाक्य में है, अतः यही कृतवाच्य प्रधान वाक्य रहेगा। मित्रों ये जो मुझसे लिखा नहीं जाता, रेणु से चला नहीं जाता, ये जो दोनों वाक्य है ये भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं, और अर्पित द्वारा खाना खाया गया ये कर्मवाच्य के अंतर्गत आता है। तो मित्रों यहाँ प्रथम विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, किस शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, अचूक, अमल, असल और अडिग। तो मित्रों ऐसे शब्द का आपको चयन करना है जिसमें अ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। तो इसके अगर सही आंसर की मैं बात करूं तो इसका राइट आंसर आ जाता है असल। असल शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, बाकी के जो 3 शब्द यहाँ दिए गए हैं इनमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अतः मित्रों इसका तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, उसके उपरांत फल की अप्राप्ति पर भी उसे पछतावा न रहा कि मैंने प्रयत्न नहीं किया। वाक्य में प्रयुक्त शब्द मैंने है। यहाँ पे ये जो मैंने शब्द आया है ये क्या है, पुल्लिंग सर्वनाम है, स्त्रीलिंग सर्वनाम है, बहुवचन सर्वनाम है, एक वचन सर्वनाम है। तो साथियों विकल्प को अच्छी तरह से देखिए, फिर उसके आधार पे आपको आंसर बताना है कि सही आंसर आपका क्या रहेगा। मित्रों इसका सही आंसर रहेगा चौथा विकल्प की जो मैंने शब्द है ये एक वचन सर्वनाम है। ठीक है, मैंने प्रयत्न नहीं किया, मैंने मतलब यहाँ पर एक व्यक्ति की बात की जा रही है। तो मित्रों यहाँ एक वचन और ये क्या है, सर्वनाम है मैंने शब्द।
तो मित्रों यहाँ चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। धर्म, केची, मिठाई और मोच। तो मित्रों यहाँ पर जो 4 विकल्प आपके सामने हैं उसमें से एक जो शब्द है वो तत्सम शब्द है, तो आपको वो पहचान करनी है। देखिए इसका राइट आंसर आता है धर्म। यहाँ पर जो धर्म शब्द है वो कैसा शब्द है, एक तत्सम शब्द है। अतः मित्रों यहाँ प्रश्न नंबर 15 में प्रथम विकल्प इसका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। कवित्व विधि किसे कहते हैं? वाक्य शिक्षण विधि को, करो और सुनो विधि, देखो और करो विधि और इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ये जो 4 विकल्प है कौन से विकल्प में इसका सही आंसर है कि कवित्व विधि किस विधि को कहा जाता है? मित्रों राइट आंसर आता है वाक्य शिक्षण विधि को ही कवित्व विधि कहते हैं। यहाँ पर आपका जो प्रथम विकल्प है वो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 16 में प्रथम विकल्प इसका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। 17वां प्रश्न है, व्याकरण की सहयोग विधि किस विधि से मिलती जुलती है? भाषा संसर्ग विधि, सूत्र विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। तो जो सहयोग या समवाय विधि भी जिसको कहा जाता है वो किससे मिलती है? तो मित्रों इसका राइट आंसर रहेगा भाषा संसर्ग विधि। ठीक है, भाषा संसर्ग विधि से सहयोग या समवाय विधि मिलती जुलती होती है। यहाँ पर प्रथम विकल्प बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। 18वां प्रश्न है, हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बच्चों के लिखित कार्य का अवलोकन, बच्चों द्वारा कहानी का निर्माण करना, बच्चों के द्वारा कविता का निर्माण करना और बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन। तो मित्रों इसका सही आंसर बताइए कि हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? राइट आंसर बताइए साथियों। मित्रों इसका सही आंसर आता है बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन। यहाँ चौथा विकल्प बिल्कुल सही है कि जो बच्चे भाषा का प्रयोग करते हैं उसका अवलोकन करना ही भाषा शिक्षण में आकलन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो मित्रों यहाँ चौथा विकल्प सही रहेगा 18वें प्रश्न में। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। किसी भी भाषाई कुशलता में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? रटना, सार्थक अभ्यास, अनुकरण की कुशलता और व्याकरण के नियम। तो मित्रों भाषाई कुशलता की अगर बात की जाए तो जो व्याकरण के नियम हैं यदि वो उनको ध्यान में रखा जाता है तो बिल्कुल भाषा प्रयोग संबंधी कुशलता बहुत ही अच्छी होती है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसका है? व्याकरण के नियमों का है। तो मित्रों यहाँ चौथा विकल्प इसका सही रहेगा प्रश्न नंबर 19 में। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। 20वां प्रश्न है, सहस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पढ़ने में आनंद की अनुभूति, बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना, बोल बोल कर पढ़ना और द्रुत गति से वाचन करना। तो साथियों इसका राइट आंसर आता है बच्चों को पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना ही सहस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य होता है। सहस्वर वाचन मतलब स्वर सहित किए गए वाचन को ही सहस्वर वाचन कहते हैं। और ये क्यों कराया जाता है? ताकि बच्चों में पढ़ने संबंधी जो झिझक है वो समाप्त हो सके। इसलिए मित्रों इसका कौन सा विकल्प सही रहेगा? दूसरा विकल्प इसका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक क्या है? एक साध्य है, एक साधन है, एकमात्र संसाधन है या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक एक साधन है। क्या है? पाठ्य पुस्तक एक साधन। तो यहाँ दूसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 21 में। 22वां प्रश्न है मित्रों, कविता शिक्षण में मौन पाठ वर्जित है क्योंकि समय का दुरुपयोग होता है, छात्रों का अवधान बाधित होता है, इसमें रसानुभूति व व्यवधान होता है, शिक्षण का प्रवाह समाप्त हो जाता है। तो मित्रों इसका राइट आंसर है इसमें रसानुभूति में व्यवधान होता है कि कविता शिक्षण अगर कराई जा रही है तो बिना बोले ही कविता शिक्षण कराए जाएंगे तो उसकी रसानुभूति नहीं हो पाएगी। इसलिए मित्रों इसका तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। प्रोजेक्ट पद्धति निम्न नियम पर आधारित है? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और सभी। तो मित्रों जो प्रोजेक्ट विधि है वो सभी नियमों पर आधारित है, इसलिए इसका चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। और आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे मित्रों। वीडियो को लाइक करके चले जाना अगर अच्छा लगता है तो, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो। प्रश्न नंबर 25 है मित्रों, मूल्यांकन की नवीनतम प्रणाली है
निदानात्मक मूल्यांकन, उपचारात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन और उपयुक्त सभी। तो जो मूल्यांकन की नवीनतम प्रणाली की बात की जाए तो उसमें निदानात्मक मूल्यांकन भी होता है, उपचारात्मक भी और रचनात्मक भी होता है, इसलिए इसका जो चौथा विकल्प है वो बिल्कुल सही रहेगा। तो मित्रों आज शाम को 6 बजे बिल्कुल मैं लाइव आने वाला हूँ, तो आपको 6 बजे शाम को ज़रूर लाइव आना है, ठीक है। 6 बजे भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट आपसे बात करनी है साइकोलॉजी का आपका जो कोर्स पूरा हुआ है उसके संबंध में, और आगे की चैनल पर क्या प्लानिंग रहेगी वो सभी चीज़ें शाम 6 बजे आपसे डिस्कस की जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।